तो ये है मॉक पेपर जीएस नंबर 5, ठीक है। टोटल 8 मॉक होंगे फुल लेंथ के, उसमें से ये 5वां नंबर है। 5वां नंबर का ये है पार्ट 1, और पार्ट 1 में भाई मैं बोलूँ ये 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 50 क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, हमको यहाँ से सीखना क्या है? क्या क्वेश्चन रिपीट होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे? बिल्कुल सही। और क्या सीखना है हमको? यहाँ पे सीखना है द वे टू गेट दी करेक्ट आंसर, वे टू गेट दी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कैसे पाया जाता है? बिकॉज हाउ टू यूज़ दी एलिमिनेशन मेथड, हाउ टू यूज़। देखो एलिमिनेशन मेथड सब बोलते हैं कि एलिमिनेशन जरूरी है। एलिमिनेशन करना कैसे? देखो अगर पढ़ा दिया जाएगा तो सब पढ़ लेंगे, बट एग्ज़ाम में पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एग्ज़ाम के जो तरीके हैं वो एग्ज़ाम के तरीके सीखने अपने को। अपना एम क्या है? एग्ज़ाम क्रैक करना। एग्ज़ाम क्रैक करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? एलिमिनेशन से। वही हमको सीखना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस एक्सकवेटेड साइट वॉज अ पोर्ट टाउन। ओहो, पोर्ट टाउन बोल दिया गया। तो देखो इसके बाद अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट मैं सीधा ये अगर मैं रहूँगा तो मैं क्या करूँगा? मेरे को पढ़ाना नहीं है, मेरे को सॉल्व करना है। एग्जाम में सॉल्व कैसे किया जाता है वो करना है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है, तो लोथल है कि धोलावीरा है? लोथल या फिर धोलावीरा? धोलावीरा या फिर लोथल, दोनों में से कन्फ्यूजन होगा भाई। धोलावीरा इज़ नॉट अ पोर्ट टाउन, सो दिस इज़ नॉट अ पोर्ट टाउन, ठीक है। लोथल इज़ अ पोर्ट टाउन, ठीक है ना। धोलावीरा में क्या बना है? 40th वर्ल्ड हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, ठीक है ना। और लोथल में क्या है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये बनाया गया है लोथल के अंदर। सो लोथल इज़ अ पोर्ट टाउन। सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। सेकंड इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह। शंकर शाह और रघुनाथ शाह कौन थे? इनके बारे में हमको बताना है। तो ये ये बाप और बेटी की एक जोड़ी थी। सो इट इज़ अ फादर सन डुओ हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, जिन्होंने अपने आप के बलिदान कर दिया था। कब? रिवोल्ट ऑफ 1857 में। सो देखो ये क्वेश्चन कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, बट ये क्वेश्चन हिस्ट्री के क्वेश्चन जब करंट अफेयर से रिलेट होते हैं ना, तब उनके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो करंट अफेयर में था, और लोग क्या होता है वो बोलते हैं कि यार हिस्ट्री क्वेश्चन बाहर से आ गए, आउट ऑफ सिलेबस आ गए। हाँ, हिस्ट्री क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते हैं, वही कॉन्टेक्स्ट जो कि इतिहास के, वही चीज़ें जो कि न्यूज़ में होती हैं उन्हीं को पूछा जाता है। तो लोगों को लगता है कि यार बाहर से क्वेश्चन पूछा गया, बट इट इज़ नॉट आउट ऑफ सिलेबस, इट इज़ विद इन द सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट, म्यूटनी इन द रॉयल इंडियन नेवी अंडर द रेटिंग ऑफ HIMS तलवार, कॉल फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह, डोमिनियन स्टेटस एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड बाय द ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो डोमिनियन स्टेटस, ठीक है ना। इसके बाद है फेमाइन इन साउथ वेस्ट रीजन ऑफ बंगाल। देखो थर्ड इज सबसे पहले थर्ड होगा, बिकॉज ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने की बात करते थे, है ना, जिसको माना नहीं गया, और उसके अगेंस्ट क्या किया गया? इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया गया। सो 3-2। उसके बाद फेमाइन पहले आया बंगाल में, यस 1943 का फेमाइन बहुत फेमस है। 1943 में बंगाल में फेमाइन आया था। उसके बाद जो 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी। सो इसके बाद क्या होगा? 2-1 के बाद 4 हो जाएगा, फिर 1, 2, 3, 4, 1, आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा है ऑफ द इवेंट अबव फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया बिटवीन 1940 to 1947। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉइनेज। इंडिया के जो सिक्के हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में हमको बताना है। फर्स्ट इज द अर्लीस्ट डेफिनाइट लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ कॉइनेज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेट्स फ्रॉम हड़प्पन एज। क्या हड़प्पन एज में कॉइनेज था? क्या हड़प्पा कॉइन का इस्तेमाल करते थे? देखते हैं। सेकेंड इज द बार्टर सिस्टम रैपिडली डिसअपियर्ड आफ्टर द एडवेंट ऑफ कॉइनेज। ये देखो ये रैपिडली डिसअपियर्ड, जो ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ना, तुरंत खत्म हो जाना, है ना, अचानक से खत्म हो जाना, ऐसा कभी होता नहीं। इतिहास में खास करके तो नहीं होता, कोई चीज़ हटाक से खत्म हो जाए, ऐसा होता नहीं। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। देखो मैं पता है कि सेकंड फर्स्ट आंसर क्या नहीं होगा, बट सेकंड इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, सेकंड को मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो आंसर क्या बचा? या फिर सी होगा या फिर डी होगा। तो अब देखिए अपने को 2 ऑप्शन में चूज़ करना है, 3 या फिर 1 and 3। तो यहाँ पे आपको समझना है कि हड़प्पन एज में कोई भी कॉइन नहीं आया था। हमको पहली बार जो कॉइन का एविडेंस देखने को मिलता है वो 5th century BC में देखने को मिलता है। ओके, सो फर्स्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो आंसर विल बी सी, 3 only। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926। हमको बात करनी है प्रोविजंस ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 की।
It laid down condition for registration and regulation of trade union activities. It makes strikes in public utility service like railways and electricity without advance notice illegal. So फर्स्ट सेगमेंट है, इट लेड डाउन कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। बिल्कुल सही है। जो ट्रेड यूनियन एक्ट आया था 1926 के अंदर, जो ट्रेड यूनियन एक्ट आया था 1926 के अंदर, इट लेड डाउन कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़। बिल्कुल सही है। सेकेंड, इट मेड स्ट्राइक इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक रेलवे एंड इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एडवांस नोटिस इलीगल। जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था ना, वो इसको क्या करता है, इलीगल बनाता है। नॉट द ट्रेड यूनियन एक्ट, इट इज़ द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। So this is incorrect. It secured complete immunity both criminal, देखो जो वर्ड है ना कंप्लीट वर्ड कभी ज़िंदगी में सही होने के चांसेस हमेशा कम होते हैं, बिकॉज नथिंग इन दिस प्रीलिम्स। दुनिया तो कुछ प्रीलिम्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, वो हमेशा चांसेस है कि गलत हों, और यहाँ पे गलत ही होगा, यहाँ पे गलत ही होगा, यहाँ पे क्या होगा, गलत ही होगा, यहाँ पे ये गलत होने के चांसेस, और यहाँ पे गलत ही है, बिकॉज इट सिक्योर कंप्लीट इम्यूनिटी बोल रहा है। जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो कंप्लीट इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता, हाँ कुछ हद तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्रिमिनल और सिविल मैटर्स में, बट कुछ पॉलिटिकल लिमिटेशंस भी होते हैं, ठीक है ना, कुछ पॉलिटिकल लिमिटेशंस भी होते हैं। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मंडला आर्ट recently seen in the news. They consist of motifs that are used to depict the cosmos. The evidence of first mandala imagery was found in Harappan script. In Hindu philosophical system, a mandala is usually in the shape of a square with a circle at its center. This art appear in Buddhist Thangka painting. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मोटिव्स that are used to depict the cosmos. सही है। The evidence of first mandala imagery was found in Harappan script. देखो जो एविडेंस है फर्स्ट मंडला इमेजरी का वो हमको कहाँ पे देखने को मिला, वेदा के अंदर देखने को मिला। सो दिस इज इनकरेक्ट। In Hindu philosophical system, a mandala is usually in the shape of a square with a circle at its center. बिल्कुल सही है। मंडला कैसा होता है, ऐसा होता है, सर्कल होता है सेंटर के अंदर। दिस आर्ट अपीयर इन द बुद्धिस्ट थंका पेंटिंग। बिल्कुल सही है। जो मंडला आर्ट है वो बुद्धिस्ट थंका पेंटिंग में देखने को मिलता है। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, सेकंड इज इनकरेक्ट, सो द आंसर इज बी। सेवेंथ है अमरनिकिया सिस्टम। अमरनिकिया सिस्टम was one of the most important characteristic of which of the following regional kingdom? अमरनिकिया सिस्टम कहाँ का एक अपने पास एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो अमरनिकिया देखो भाई नाम समझ आ रहा है, अगर ये मुगल्स का होता या फिर ब्राह्मणी का तो मुस्लिम नाम होता, ठीक है ना। अब मराठास में सिस्टम होता तो आपको पता होता। तुक्का लगाओ तो कहाँ तक लगाओ, विजयनगर और मराठास में। तो तुक्का लगाने से मैंने भी तुक्का लगाया था, मैं लगाया था विजयनगर, और विजयनगर करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विजयनगर एम्पायर हो जाएगा। फोर्थ एट्थ है फेमस आर्टिस्ट नीला रंग गोपाल रिसेंटली इन द न्यूज़ वॉज एसोसिएटेड विथ विच द फॉलोइंग फेमस फॉर्म? हिंदुस्तानी म्यूजिक, मधुबनी पेंटिंग, कार्नेटिक म्यूजिक, मुरल पेंटिंग। तो ही वॉज एसोसिएटेड विथ कार्नेटिक म्यूजिक। ओके, नीला रंग गोपाल वॉज एसोसिएटेड विथ कार्नेटिक म्यूजिक। ये किसके साथ एसोसिएटेड थे? कार्नेटिक म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड थे। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन से पार्ट आते हैं भाई? देखो रिवेन्यू आ रहा है मतलब डेट होगा क्या? बिल्कुल। देखो रिवेन्यू के अंदर हमेशा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा याद रखना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के हमारे पास कौन से आते हैं? सब्सिडीज जो देता है, सैलरीज जो गवर्नमेंट को दिया जाता है ना, लोन पेड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेट। जो लोन पे आता है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल डेट, एक्सटर्नल और इंटरनल डेट के अंदर जो लोन पे किया जाता है वो भी हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। और जो ग्रांट्स दिए जाते हैं, बिकॉज हमारे पास लायबिलिटीज़ नहीं है ना यार, कैपिटल मतलब लायबिलिटीज़, कैपिटल मतलब लायबिलिटीज़, कैपिटल में होगा हमारे पास एक कर्ज, हमारे पास एक जिम्मेदारी रहेगी, हम उसको वापस करना पड़े। ओके, सो यहाँ पे लायबिलिटीज़ नहीं होती, सो यहाँ पे लोन फॉरवर्ड टू द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ये नहीं होगा। परचेसिंग ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्सेज फॉर इंडियन आर्म्स, देखो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एक्सटर्नल लोन्स ये हो जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। एंड ग्रांट्स टू नेबरिंग कंट्री ये हो जाएगा ना। परचेस इज नॉट अन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारे पास कैपिटल, यहाँ पे हमारे पास एक एसेट आ रहा है, सो इट इज़ अ कैपिटल। कैपिटल समझ रहे हैं ना, एसेट हमको मिल रहा है। तो फोर्थ को मैंने ऐसे हटा दिया। देखो आप ऐसे हटाया करो, बिकॉज एलिमिनेशन इज द की। आपको आंसर से जल्दी पहुँचना है, कॉन्फिडेंटली पहुँचना है, तो आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये आंसर होगा ही नहीं। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा B 1 and 3 ओनली। बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिमिलरिटीज बिटवीन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच हमको क्या बताना है, सिमिलरिटीज बतानी है। बोथ आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोथ आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गलत है भाई। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स जो है ना वो क्या करते हैं, है ना, उसको स्टेट्स रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, स्टेट्स रेगुलेट करते हैं। कार्बन ओके। उसके बाद है डिपॉजिट इन बोथ आर प्रोटेक्टेड अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड स्कीम। ठीक है, तो जो डिपॉजिट्स हैं किसके अंदर, जो डिपॉजिट्स हैं किसके अंदर, डिपॉजिट इंश्योरेंस भी जो क्रेडिट जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं दिस आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन DICGC के अंदर ये प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। सो ये बोल रहा है बोथ, ये बोल रहा है बोथ, सो दिस बोथ आर इनकरेक्ट। सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है यहाँ पे, कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 11 है ए कार्बन एमिशन टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ कंपनी कैन बी कैटेगराइज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, कार्बन एमिशन टैक्स जो कि इम्पोज किया जाता है कंपनी के अंदर, वो कौन से तरह का टैक्स है, एक कॉबिन टैक्स है, एंजल टैक्स है, नो इट इज़ अ पैगोवियन टैक्स, इट इज़ अ पैगोवियन टैक्स। तो याद रखना भाई हमेशा, देखो हर चीज़ें आपको पता, देखो भाई एग्जाम में ना हर चीज़ समझ नहीं सकते आप, UPSC है ब्रो, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा है तो आपको समझना पड़ेगा। कार्बन एमिशन टैक्स के बारे में हमारे पास दिमाग में आएगा, क्योंकि करंट अफेयर में चीज़ें हैं, आपको 1 पॉइंट आंसर होना चाहिए, 1 लाइनर्स हैं ये। सो कार्बन एमिशन टैक्स तो पैगोवियन टैक्स, पैगोवियन टैक्स, ओके, इट इज़ अ पैगोवियन टैक्स, is the Pavlovian tax. Question number 12 है with reference to external fund facility, with reference to extended fund facility of the International Monetary Fund consider the following statements। जो extended fund facility है International Monetary Fund का, उसके बारे में हमको बताना है। It is a facility to provide financial assistance to countries facing balance of payment problems। बिल्कुल सही है। The extended fund facility are always formulated on precautionary basis in order to provide assistance in anticipation of a future problem। Always यार एक्सट्रीम वर्ड है, ऑलवेज क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है, ऑलवेज क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है। गलत होने के चांसेस है, बिल्कुल सही है, गलत ही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड रिसेंटली अप्रूव्ड अ बेल आउट फॉर श्रीलंका अंडर दिस फैसिलिटी। इसीलिए तो ये न्यूज़ में था, इसीलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बिकॉज दी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ने, है ना, श्रीलंका को बेल आउट किया, बेल आउट दिया। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा, कटेगा 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है रिसेंटली द इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीड स्कीम। Consider the following statements with reference to electronic bank guaranteed scheme. The EBG, that is electronic bank guaranteed, is an instrument in which the bank undertake to guarantee a specific amount against the non-fulfillment of some action of the applicant. EBG are completely paperless mode with digital stamping and digital signature। देखो completely, एक्सट्रीम वर्ड है भाई, completely, बट यहाँ पे सही होगा। ओके, EBG जो होता है कम्प्लीटली पेपरलेस मोड में होता है विद डिजिटल स्टाम्पिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर। EBG इज एन इंस्ट्रूमेंट इन विच द बैंक अंडरटेक टू गारंटी a specific amount against the non-fulfillment of some action of the applicant। रिसेंटली इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्च एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीड स्कीम, ये पता है। और EBG क्या है, एक इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन विच बैंक अंडरटेक्स टू गारंटी स्पेसिफिक अमाउंट अगेंस्ट द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सम एक्शन ऑफ द एप्लीकेंट। आपने एप्लीकेंट के कोई काम नहीं किया तो बैंक गारंटीड करती है कि वो काम करेगी। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मेंटेनेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ द टोटल of their net demand and time liabilities NDTL with RBI in cash form by scheduled commercial bank operating in India is known as cash reserve ratio। कैश रिजर्व रेशियो किसके साथ रखा जाता है, RBI के पास रखा जाता है। एंड सेल्फ रेशियो खुद, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो खुद के पास रखा जाता है। मेंटेनेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ टोटल नेट डिमांड लाइबिलिटीज बिल्कुल सही है। मेंटेनेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ टोटल ऑफ देयर NDTL, ओके, total of the NDTL with themselves in liquid asset formed by scheduled commercial bank operating in India is known as statutory liquidity ratio। देखो खुद के साथ रखा गया है ना, खुद के साथ। कमर्शियल बैंक जो लिक्विड एसेट कहते हैं, कमर्शियल बैंक खुद के साथ जो रखते हैं उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो ये अपने पास इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो पैसा है ना नेट डिमांड
एंड टाइम लायबिलिटीज एंड डिटेल, मतलब जो पैसा है वो अगर बैंक आरबीआई के पास रख रहा है तो हमने बोला इसको कैश रिजर्व रेशियो, खुद के पास रख रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो दोनों करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली एडवांटेजेस ऑफ स्पॉट एक्सचेंज ओवर ट्रेडिशनल वेज ऑफ ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। स्पॉट एक्सचेंज के क्या फ़ायदे हैं? एफिशिएंट प्राइस डिटर्मिनेशन, बिल्कुल सही है। बायर एंड सेलर ट्रेड म्यूचुअली बाय डायरेक्ट मीटिंग डायरेक्टली, देखो ये जो है अपने पास है ना स्पॉट एक्सचेंज है ना, वो उसमें डायरेक्टली मीटिंग नहीं होती ब्रो, उसमें डायरेक्टली मीटिंग नहीं होती। सो सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ कार्टेलाइजेशन, बिल्कुल सही है। एंड इट विल रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है द ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स रिकॉर्डेड 2.79% ग्रोथ ईयर ऑन थर्ड क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2022-23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीज दिस इंडेक्स। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स है, ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स उसको कौन रिलीज करता है? अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया तो आपको बोलना है आरबीआई रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है? आरबीआई रिलीज करता है। व्हाट? आरबीआई रिलीज द ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स। हु रिलीज ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स? द आरबीआई रिलीज ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर द फॉलोइंग transfer payment, multilateral and bilateral loans, trade in goods with reference to India's external sector, which of the following, which of the above is are the component of current account। देखो करंट अकाउंट में हमें बात करनी है, कैपिटल अकाउंट की बात नहीं करनी है। करंट अकाउंट में हमारे पास क्या आता है? ट्रेड इन गुड्स आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। क्या ट्रांसफर पेमेंट करंट अकाउंट के अंदर आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। क्या मल्टीलेटरल एंड बायलैटरल लोन्स जो होते हैं वो करंट अकाउंट के अंदर आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो ये तीनों जो है वो किसके अंदर आते हैं? करंट अकाउंट्स के अंदर आते हैं। ऐसा लगेगा बट जो मल्टीलेटरल और बायलैटरल लोन्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? कम्स इन कैपिटल अकाउंट, बिकॉज इट इज़ अ लाइबिलिटी ब्रो। जहाँ भी लाइबिलिटी की बात आ जाएगी, लोन्स मतलब इट इज़ अ लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट अ वो तो दूसरा बात था। सो देखो लाइबिलिटी की बात, जहाँ पे एसेट क्रिएशन की बात आ जाएगी, जहाँ पे लाइबिलिटीज़ की बात आ जाएगी, वहाँ पे हम बोलेंगे कि कैपिटल अकाउंट के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? कैपिटल अकाउंट के अंदर आ रहा है। जहाँ पे लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है वो किसके अंदर आ रहा है? कैपिटल अकाउंट के अंदर आ रहा है। सो सेकंड इज अंडर द कैपिटल अकाउंट। हमसे पूछा करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आ रहा है? सो करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। सो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 है विद रेफरेंस टू रेड सेंडर्स, लाल चंद्र की बात करनी है, पुष्पा मूवी वाला। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ एन एंडेंजर्ड ट्री स्पीसीज विद डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। नो, इट इज़ फाउंड इन द ईस्टर्न घाट्स इन द शीर्षलम के जंगल्स। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। It is a fast growing tree species which attain maturity in natural forest within 3 to 5 years। ये गलत है भाई, it is not within 3 to 5 years। So for it हमसे करेक्ट पूछा गया है। So फर्स्ट एंड सेकंड इज इनका आंसर हो जाएगा सी। इसको 25 से 40 साल लग जाते हैं, इसको 25 से 40 साल लग जाते हैं मैच्योरिटी अटेन करने में। क्वेश्चन नंबर 19 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। बीएचएस की बात करनी है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की बात करनी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज हैज द अथॉरिटी टू नोटिफाई एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। क्या बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को कौन घोषित करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित करता है क्या? नहीं ब्रो, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इसको स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को स्टेट गवर्नमेंट करती है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है। Declaring a site as the biodiversity heritage site puts restriction on prevailing practice and usage by local communities। नहीं भाई, जब उसको biodiversity heritage site घोषित कर दिया तो ये restriction नहीं पुट करता, ये restriction पुट नहीं करता। वहाँ के जो पहले से प्रैक्टिस वहाँ जो किए जा रहे हैं उस पर restriction पुट नहीं करता। सो सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, नाइदर 1 nor 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है द मिस्टी स्कीम विच वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023-24 इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो मिस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मिस्टी? मिस्टी मतलब यहाँ पे एम इज, मिस्टी में एम क्या है? मैन ग्रुप्स। एम इज मैन ग्रुप्स। सो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैन ग्रुप्स के लिए मिस्टी लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टेट ट्री अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट ट्रीज इन अर्बन एरियाज। ठीक है ना, स्टेट ट्री अथॉरिटी किसने बनाया है? तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? स्टेट ट्री अथॉरिटी बनाया है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च मिशन लाइफ. व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट टू नज इंडिविजुअल एंड मेक कलेक्टिव एक्शन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन. जो लाइफ के मिशन है उसको कौन प्रमोट करेगा? यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही है. कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर कंडीशन एट 24 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही है. क्रिएटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही है. यूज ऑफ क्लॉथ बैग फॉर शॉपिंग, ये सही है. ये चारों के चारों हम क्या में हेल्प करेंगे? टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन. सो ये भी सही है, ठीक है. इंड्यूस मिलेट इन डाइट, ये भी सही है. मिलेट क्या करेंगे हमारे पास? ये हमारे पास लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट को प्रमोट करेंगे. एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट एट होम, ये भी सही है. यूज़ ऑफ ड्रिप इरिगेशन, ये भी सही है. तो जितने भी हैं सारे के सारे हमको हेल्प करेंगे इन व्हाट? इन प्रमोटिंग व्हाट? लाइफ इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट. क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग फंजाई, बैक्टीरिया, मिलीपिड्स, टर्माइट्स. विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन अबव इज करेक्ट? इज नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म. इनमें से किस ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म कहते हैं? क्या फंजाई को बोलते हैं? यस. बैक्टीरिया को बोलते हैं? यस. मिलीपिड्स को बोलते हैं? यस. टर्मिट्स को बोलते हैं? यस. ये चारों के चारों जो है सबको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. सो दे फॉर्म द बेस ऑफ द फूड चेन. डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रोजेक्ट नीलगिरी थार. नीलगिरी थार was recently launched by the Tamil Nadu government. In this context, consider the following statement regarding Nilgiri Thar. It is the only mountain ungulate species endemic to southern part of the Western Ghats. बिल्कुल सही है यार. First, it is only mountain ungulate species endemic to southern parts of Western Ghats. बिल्कुल सही है. जो नीलगिरी थार है, it is the only mountain ungulate species endemic to the southern parts of the Western Ghats. एक हो यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि एक्सट्रीम वर्ड है और इसको गलत साबित कर दिया जाए. कुछ चीज़ें होती हैं जो फैक्ट्स होती हैं. नीलगिरी थार बहुत बार न्यूज़ में था और इसीलिए यहाँ पे इसके बारे में हर चीज़ आपको याद होना चाहिए. इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. बिल्कुल सही है. शेड्यूल 1 मतलब जी मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो दिया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, वो शेड्यूल 1 में दिया जाता है. तो ये शेड्यूल 1 के अंदर ही मेंशन है, बिकॉज इट इज़ एंडेमिक टू द साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इन द तमिलनाडु. ओके. थर्ड है, इराविकुलम नेशनल पार्क हैज़ दी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ नीलगिरी थार. बिल्कुल सही है. इराविकुलम नेशनल पार्क जो है उसके पास हाईएस्ट डेंसिटी है नीलगिरी थार को. अगर आप नीलगिरी थार बैठने जाओगे तो आपको वो पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, खास करके तो प्रीलिम्स के लिए. बट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे जो एग्जाम के रिलेवेंट होंगे. रिलेवेंट नहीं हुए तब भी आप उस पॉइंट के जान के आप एग्जाम में जब नीलगिरी थार पर क्वेश्चन आएंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते. जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको ये बोला जाएगा कि ये शेड्यूल 2 का पार्ट है, ये गलत है. बिल्कुल सही है. और बोलेगा कि ये इट इज़ नॉट ओनली दी माउंटेनियस अंगुलेट स्पीसीज. ओके. तो ये भी गलत है, बिकॉज इट इज़ एंडेमिक टू साउदर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. ये कहीं और दुनिया में नहीं पाया था. नीलगिरी थार सिर्फ साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में पाया था, है ना. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इराविकुलम नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है. अब इसके बारे में पता होगा कि भाई ये क्या चीज़ नेशनल पार्क है. सो इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी है नीलगिरी थार का. सो हमसे करेक्ट पूछा गया है. करेक्ट क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का एम ये नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होगा. क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा. जो क्वेश्चन में जो पॉइंट्स है ना, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. जो दूसरे क्वेश्चन आएंगे जो यूपीएससी रैंडम फेंकेगी उसको, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट यूपीएससी के टॉपिक्स प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वेश्चन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, टॉपिक्स प्रिडिक्ट कर सकते हो. और टॉपिक्स के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ ये गलत होगा, ये सही होगा. ये तरीका होता है दोस्त 110 से पार करने का मार्क्स को. ओके. सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, विद रेफरेंस टू प्लेट टेक्टोनिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सबडक्शन. बिकॉज हम लोग फुल सिलेबस टेस्ट के सॉल्व कर रहे हैं. फुल सिलेबस टेस्ट में हमारे पास ये होना चाहिए कि हाँ ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको आईना की तरफ दिखना चाहिए कि ये फुल सिलेबस टेस्ट ही आपको प्रीलिम्स का पेपर है. ऐसा ही प्रीलिम्स का पेपर आएगा. ऐसा सिंपल सा नहीं आएगा ना एकदम कठिन सा आएगा. एक जो मॉडरेट होता है, हर साल मॉडरेट आता है, वैसा ही आएगा. सो इस तरह से आएगा. विद रेफरेंस टू प्लेट टेक्टोनिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सबडक्शन. सबडक्शन के बारे में बताना है. नो अर्थक्वेक ऑकर इन एंड अराउंड दिस सबडक्शन जोन. बिल्कुल गलत है भाई. अर्थक्वेक जो होता है वो सब देखो, अर्थक्वेक क्यों पूछा गया? टर्की में अर्थक्वेक आया था, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था. ओके. सो इट इज इनकरेक्ट. The subduction zone is never found in regions of interaction involving an continental tectonic plate and oceanic tectonic plate. ठीक है. नेवर एब्सोल्यूट वर्ड. नेक्स्ट नेवर एब्सोल्यूट वर्ड मतलब नेवर, एक्सेप्ट, ऑलवेज, ओनली, ऑल, नन, ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं. गलत होने के चांसेस होते हैं. यहाँ पे गलत ही है, बिकॉज सबडक्शन जब नेवर इन द रीजन ऑफ इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग कॉन्टिनेंट एंड टेक्टोनिक प्लेट्स. गलत है भाई. कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट जहाँ पे
इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे अपने को देखने को मिलता है सबडक्शन जोन। सो दिस इज इनकरेक्ट। द हिमालयन माउंटेन वे क्रिएटेड ड्यू टू द कंप्लीट सबडक्शन ऑफ वन टेक्टोनिक प्लेट बिलो द अनदर, नॉट कंप्लीट ब्रो, इट इज ऑल्सो एन एब्सोल्यूट वर्ड, और एक्सट्रीम वर्ड्स की गलत होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट हमारे पास 3 हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। 26 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट, किस ग्राउंड पे हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ये हमसे पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेसिस पे हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल से कर सकते हैं। मोरालिटी के बेसिस में बिल्कुल सही है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट बिल्कुल सही है। डिफेमेशन मतलब देशद्रोह के आरोप में आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते जिससे देश को नुकसान, देश के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते। सो दिस इज ऑन दी ग्राउंड जहाँ पे आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड, इट हैज़ लिमिटेशंस। ओके, आप कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप किसी के है ना बारे में बुरा बोलो, लेकिन उसको आप अपने बारे में अपने अच्छा बोल सकते हो, पर दूसरे के बारे में बुरा नहीं बोल सकते। ये अपना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए नहीं, ये है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं इसके अंदर, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जगह 1 2 3 4। क्वेश्चन 27 है, कंसिडर्ड विथ रेफरेंस टू गवर्नर्स रोल इन अप्रूविंग अ बिल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर हैज़ टू गिव हिज असेंट और रिजेक्ट अ बिल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द बिल। The governor has to mandatorily reserve a bill, देखो mandatorily absolute word है, mandatorily reserve a bill for president consideration if it undermines the functioning of the high court, बिल्कुल सही है। अगर हाई कोर्ट को ऐसा कोई सा भी बिल होता है जो कि हाई कोर्ट की जो फंक्शन है उसको अंडरमाइंस करे, तो उसको प्रेसिडेंट्स के लिए रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है ना। गिव हिज असेंट और रिजेक्ट अ बिल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम डेट ऑफ इट्स डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द बिल। तो सेकेंड वाला सही है, फर्स्ट वाला इज इनकरेक्ट बिकॉज ये 1 month का कोई नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, कोई भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, ठीक है ना, कोई भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है आर्टिकल 200 में, जिसमें गवर्नर के बारे में बताया जाता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बी, दैट इज 2 only। विच आर द फॉलोइंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अवेलेबल टू हाई कोर्ट एज वेल टू डिक्लेयर अ सेंट्रल लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल से जो कॉर्पोरेशन का जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने क्या किया, जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसको क्या किया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। टू एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ये क्या है हमारे पास, इट इज़ पावर ऑफ दी, ओके दोनों पावर बिल्कुल सही है, ये गलत है भाई। टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, ये सही है। टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सही है। पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो आंसर हो जाएगा 1 3 4 आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट हमसे पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, हमको करेक्ट का ऑप्शन बताना है। अबाउट द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि EWS के बारे में था, है ना। मंडल कमीशन पे तो OBC का रिजर्वेशन था, 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर अबाउट द बैकवर्ड क्लासेस, नॉट अमंग द बैकवर्ड क्लासेस, अबाउट द जनरल कैटेगरी, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। It allowed the state government to provide reservation to the economically weaker sections for appointment in government jobs and admission to educational institution, बिल्कुल सही है। Reservation on the basis of economic criteria alone violates the basic structure of the Indian Constitution, ये देखो alone गलत है भाई, करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंसाइरन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर फ्रॉम वायलेंस, to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. Third is incorrect because to safeguard public property is a fundamental duty, not a directive principle. So third is incorrect and there is required answer. Question number 31 है, with reference to election of the President of India, consider the following statements. The procedure for conducting the election to the office of the President is taken from Irish Constitution. बिल्कुल सही है। The President is elected by the Electoral College in accordance with the first past the post. No, it is in the form of single ballot. Secret ballot है ना, by the means of single transferable proportional representation by the means of single transferable vote. ये अपने पास एक स्टेटमेंट है जो कि इम्पोर्टेंट होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, है ना, तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है।
दिस इज इनकरेक्ट. So second is incorrect. हमसे पूछा है second is incorrect. Okay. The electoral college for presidential election include all the members of parliament and elected members of legislative assembly of all states and union territories of Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir. All the members of the parliament बोल रहा है president को elect करने में. No, not all the members, all the elected members bro, all the elected members. So third is incorrect. Anti-defection law is not applicable in presidential election. बिल्कुल सही है. आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पिज़्ज़ा एक्ट ऑफ 1996. इट इज़ एप्लीकेबल टू एरियाज कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो पिज़्ज़ा है वो किसके लिए है? 6th शेड्यूल के अंदर जो एरियाज हैं उनके लिए है क्या, है ना. शेड्यूल एरियाज क्या 6 के अंदर आते हैं? नो, 6 शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरियाज आते हैं ब्रो. एंड सो शेड्यूल एरियाज अंडर द 5th शेड्यूल. ओके, सो दिस इज नॉट 6th शेड्यूल, इट इज 5th शेड्यूल. सो दिस इज इनकरेक्ट. हमसे इनकरेक्ट पूछा है. सेकेंड हो जाएगा, इट एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन विद रिगार्ड टू ऑल नेचुरल रिसोर्स इन द फॉरेस्ट एरिया. नॉट द स्टेट गवर्नमेंट. जो शेड्यूल जो प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट है वो किसको पावर देता है? ग्राम सभा को पावर देता है यार, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का. सो हमसे इनकरेक्ट पूछा है भाई, ये भी इनकरेक्ट, तो दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे. बोथ 1 and 2 इज इनकरेक्ट. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑथोरिटी हैज़ द पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट. तो ये देखो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन था कि न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन बना सकता है. तो देखो नया स्टेट पार्लियामेंट बनाएगा, नया डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है तो वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा. स्टेट गवर्नमेंट करेगा. क्वेश्चन नंबर 34 है, विद रेफरेंस टू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1972. बिल्कुल सही है. एक नियम के अंदर बनाया गया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1972 के अंदर. तो ये सही हो जाएगा. इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. नो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो एक अलग सी मिनिस्ट्री बनाई गई है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए. सो इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल. बिल्कुल सही है. तो हमसे करेक्ट पूछा, तो दिस इज इनकरेक्ट. एंड करेक्ट इज 1 and 3 ओनली. क्वेश्चन नंबर 35 है, डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स. डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है जो DGQI एवेल्यूएशन एक्सरसाइज इज अंडरटेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. जो DGQI है वो किसके लिए बना, कौन, क्या पूछा है इसने? अंडरटेकन बाय. DGQI कौन करता है भाई? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज करता है क्या? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर करता है क्या? नीति आयोग करता है क्या? नो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट करता है. डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स कौन करता है? इसका असेसमेंट कौन करता है भाई? इसका असेसमेंट कौन करता है? नीति आयोग करता है. डाटा गवर्नेंस एंड क्वालिटी इंडेक्स का जो असेसमेंट है, डाटा गवर्नेंस एंड क्वालिटी का जो असेसमेंट है वो कौन करता है? नीति आयोग करता है. डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स को जो अपने पास एक्सरसाइज है वो कौन करता है? नीति आयोग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. क्वेश्चन 36 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स आर कवर्ड अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो देखो जो बॉर्डर विलेजेस हैं, जो बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं उनमें जो विलेजेस हैं वहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है टू प्रमोट टूरिज्म. ये उत्तराखंड में है क्या? बिल्कुल सी है. सिक्किम में है क्या? बिल्कुल सी है. बिहार और छत्तीसगढ़ में नहीं है, यूपी में नहीं है, बिकॉज दिस आर नॉट दी बॉर्डर स्टेट्स. करेक्ट हमसे पूछा गया है, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जा रही है यहाँ पे. सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट है A 1 and 2 ओनली. क्वेश्चन में 37 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013. एज पर द एक्ट, द एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ एज 18 and above इज मैंडेटेड टू हैव बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग राशन कार्ड. बिल्कुल सही है. एज पर दी एक्ट, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव मील्स फ्री ऑफ कॉस्ट. बिल्कुल सही है. जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें वो महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो दूध पिलाती महिलाएं होती हैं उनको क्या मिल जाता है?
फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, लैक्टेटिंग मदर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिला जाता है, दोनों करेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट इज नाइदर 1 नॉट 2। देखो यहाँ पे तो हाईलाइटेड मिल रहा है इनकरेक्ट, बट एग्जाम में आपको हाईलाइटेड नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको जब भी पढ़ो तो सोचना है कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है, बिकॉज हमेशा गलतियाँ यही होती है कि करेक्ट इनकरेक्ट में हमारे पास दिक्कत हो जाती है भाई। 10 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन आप जानते हो, फिर भी आपने ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक से आपने ऑप्शन नहीं देखा, ठीक से आपने क्या पूछा ये नहीं सोचा, तो उसकी वजह से गलत जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कंपटीशन में आदमी को वहाँ पीछे पहुँचते हैं, पीछे नहीं वहाँ पीछे। क्वेश्चन नंबर 38 है पाइलिनॉइड टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। पाइलिनॉइड टेक्नोलॉजी किसके लिए एसोसिएटेड है? मॉनिटरिंग थायराइड फंक्शन यूजिंग वेरेबल डिवाइसेस। सेल्फ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है। सेल्फ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है किसके लिए? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, इज व्हाट वी कॉल पायनियर टेक्नोलॉजी। पायनियर टेक्नोलॉजी हमारे पास करंट अफेयर्स में था। करंट अफेयर्स में क्यों था? बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज अ सेल्फ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। व्हाट इज पायनियर टेक्नोलॉजी? पायनियर टेक्नोलॉजी इज अ सेल्फ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट? फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 39 है स्नैपड्रैगन सेटेलाइट। देखो मेरे को तो ये क्वेश्चन सही मैंने क्योंकि बिकॉज मैंने जब मोबाइल जब मैं ध्यान देता था तो मोबाइल में मैंने स्नैपड्रैगन प्रोसेसर सुना था, तो मैंने तुक्का लगाया था हाँ भाई स्नैपड्रैगन कुछ अच्छी मोबाइल से रिलेटेड होगा, और ये मोबाइल से ही रिलेटेड है। तो देखो एग्जाम में हर चीज़ आपको पढ़ी हुई चीज़ें नहीं आएगी, कुछ में आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, आपकी जनरल अवेयरनेस है, आप जो दिनचर्या की में आप जो एक्सपीरियंस करते हो उसको लगाना पड़ेगा। बिकॉज यूपीएससी वांट एन अवेयर सिटीजन, अवेयर सिटीजन, नॉट एन एक्सीलेंट सिटीजन, नॉट अ पुअर सिटीजन, अवेयर सिटीजन, ठीक है। सो स्नैपड्रैगन सेटेलाइट क्या है भाई? एक ऐसा सेटेलाइट इज द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2-वे कैपेबल मैसेजिंग सॉल्यूशन फॉर प्रीमियम एंड्रॉइड स्मार्टफोन। कुछ प्रीमियम एंड्रॉइड स्मार्टफोन में एबिलिटी है, बिना इंटरनेट के आप क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो। कैसे? सेटेलाइट से। स्नैपड्रैगन सेटेलाइट ऊपर में होगा, यहाँ से मैसेज भेजोगे, यहाँ से कोई और मोबाइल में जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन मैसेज एंड कम्युनिकेट विथ योर कलीग्स, ओके। सो ये एक तरह से टेक्नोलॉजी है स्नैपड्रैगन सेटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंथ्रेक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। जो एंथ्रेक्स है उसके बारे में हमको बताना है। इट इज़ अ डिसीज कास्ड बाय स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम, बिल्कुल सही है। एंथ्रेक्स बैसिलाई एक स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड बाय ईटिंग द मीट्स और हैंडलिंग द वूल्स ऑफ एंड अफेक्टेड एनिमल्स, बिल्कुल सही है भाई। ये अफेक्टेड है ना गंदा मीट को खाने से जो कि जिसमें एंथ्रेक्स बैसिलाई पाया जा रहा है, उस मीट को खाने से ये एंथ्रेक्स हो सकता है इंसान को। एंड इट इज कंटिन्यूस एज अ पर्सन कैन कैच इट फ्रॉम अनदर पर्सन लाइक कोल्ड एंड फ्लू। ये भाई ऐसा कोल्ड और फ्लू ऐसे नहीं होता कि जैसे दूसरे का खा चला जाएगा दौड़ते दौड़ते, कोरोना के ऐसे नहीं फैलता। ये करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जगह C 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू जर्मलाइन जीन थेरेपी की बात करनी है, इनकरेक्ट। इन दिस थेरेपी DNA इज इंसर्टेड इनटू द रिस्पेक्टिव सेल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, बिल्कुल सही है। एनी चेंज इन द एम्ब्रियो अल्टरिंग द DNA ऑफ द स्पर्म और एग इज नॉट पास। देखो भाई आप उस चीज़ों पे आप एम्ब्रियो या फिर स्पर्म या फिर एग पे आप क्या करोगे? अल्टर करोगे ना, ठीक है ना, तो वो पास होगा बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द जर्म लाइन, बिकॉज दे आर हेरिटेबल। सो इट इज़ इनकरेक्ट एंड इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आसान है। ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस रिसेंटली इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये है बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 43 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग धारा मस्टर्ड 11 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। इट इज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप टू गेट अप्रूव फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन। नो, कमर्शियल कल्टिवेशन के लिए BT कॉटन भी था भाई। इट इज़ अ ट्रांसजेनिक क्रॉप एज अ फॉरेन जीन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज आर यूज टू मेक द बेटर सुटेड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही है। द क्रॉप विल हैव सेल्फ पोलिनेटिंग ट्रेट प्रेजेंट इन द करंट मस्टर्ड वैराइटीज इन इंडिया। देखो इसमें सेल्फ पोलिनेटेड ट्रेट होता है जो कि आज की जो मस्टर्ड वैराइटी है इंडिया के अंदर उसमें प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट। कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ DMH11 क्रॉप में हेल्प इन एड्रेसिंग इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 2 and 4, आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन 44 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ग्रीन मिथेनॉल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। इट इज़ अ लो कार्बन फ्यूल दैट कैन बी मेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन, बिल्कुल सही है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंथेसिस रिएक्शन फ्रॉम मीथेन प्रेजेंट इन नेचुरल गैस, बिल्कुल सही है। मीथेन से क्या होता है? मिथेनॉल बन जाता है नेचुरल गैस से, क्योंकि नेचुरल गैस में से हमारे पास मीथेन निकालते हैं। इट कैन बी यूज एज एनर्जी कैरियर फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, बिल्कुल सही है। करेक्ट पूछा है, करेक्ट जगह D तीनों। क्वेश्चन नंबर 45 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ओशन सैलिनिटी। द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर दैट फ्लोज इनटू ओशन हैज नो इफेक्ट ऑन द ओशन करंट, बिल्कुल सही है। गलत है बिल्कुल, बिकॉज इसमें इफेक्ट होता है।
द डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स मोर ऑन सैलिनिटी देन टेम्परेचर, नो, द डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स मोर ऑन द टेम्परेचर देन द सैलिनिटी। थर्ड है थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन आर ड्राइवन एंड इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंस ओनली, नो, टेम्परेचर, सैलिनिटी, है ना, डेंसिटी एंड सो ऑन। देखो ओनली वाले स्टेटमेंट मैक्सिमम जो है गलत होने के, ओनली, एक्सेप्ट, एवरी, ऑलवेज, सो इनका ढंग से पूछा है, इनका डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 46 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू डिफरेंट ट्रेड्स और डिफरेंट स्टेट चैनल एंड देयर वाटर बॉडीज दैट कनेक्ट। ताइवान स्टेट, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना, सॉरी, ईस्ट चाइना सी एंड सी ऑफ जापान कनेक्ट करता है क्या ताइवान स्ट्रेट, बिल्कुल सही है। नॉर्थ चैनल क्या अटलांटिक ओशियन एंड आयरिश चैनल को कनेक्ट करता है क्या, बिल्कुल सही है। अटलांटिक ओशियन और आयरिश चैनल कनेक्ट करता है नॉर्थ चैनल। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन ओशियन कनेक्ट करता है कि मेडिटेरियन सी को, बिल्कुल सही है। सो हमसे कैटली मैच पेयर पूछा था, ऑल द थ्री पेयर्स का कैटली मैच आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47 है विद रेफरेंस टू मेजर रिवर्स एंड बेसिन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द तीस्ता रिवर बेसिन इन इंडिया एक्सटेंड ओनली 2 स्टेट्स, ये गलत है भाई, ओनली बोला तो गलत है। गोदावरी रिवर बेसिन इन इंडिया एक्सटेंड ओनली 3 स्टेट, ये भी गलत है, इट इज नॉट 3 4। इसका मैप देख लेना यार, इंपॉर्टेंट है, मैप इंपॉर्टेंट है। मैंगोंग रिवर बेसिन इन इंडिया एक्सटेंड ओनली 1 स्टेट, ये इसीलिए न्यूज़ में था बिकॉज सो इस क्वेश्चन में करेक्शन है कि भाई इस क्वेश्चन में जो तीसरा है ये सही है बिकॉज 2 स्टेट्स में फ्लो करता है, सो दिस इज करेक्ट। ये वेस्ट बंगाल और सिक्किम के अंदर फ्लो करता है और ये तो गलत ही है बिकॉज गोदावरी तो बहुत सारे 3 से ज़्यादा स्टेट्स में फ्लो करता है, ठीक है ना। गोदावरी हमारे पास महाराष्ट्र हो गया, अपने पास छत्तीसगढ़ हो गया, अपने पास आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, अपने पास उड़ीसा हो गया। उसके बाद मेकॉन्ग बेसिन तो इंडिया में है ही नहीं, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा करेगा A1 ओनली। अब ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन 44 है, बोलता है ग्रीन मिथेनॉल क्या हमको सिंथेसिस रिएक्शन से मिलेगा, नो। ग्रीन मिथेनॉल ना भाई सिंथेसिस रिएक्शन में हम वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम वेस्ट को बर्न करते हैं ना, सो हम ग्रीन मिथेनॉल सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज से ही मिलेगा, दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है विद रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ मिनरल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Rajasthan has the highest reserve of gypsum which is consumed by industries such as cement and fertilizer. Rajasthan has the highest reserve of gypsum which is consumed by industries such as cement and fertilizer, बिल्कुल सही, राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा जिप्सम है। हमसे करेक्ट पूछा है नेचुरल रिजर्व्स ऑफ काइनाइट इज फाउंड ओनली इन स्टेट्स ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। काइनाइट का रिजर्व असम और अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है, इट इज़ मेनली सबसे ज़्यादा तेलंगाना में पाया था, मैक्सिमम कहाँ पाया था, तेलंगाना के अंदर। दिस इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, आंसर जाएगा डी। ग्रेनाइट एंड सैंड, सैंड इज अ माइनर मिनरल, सैंड इज अ माइनर मिनरल, सो दिस इज करेक्ट। 49 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर इन द सन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर when sun is directly above the earth equator while appearing to move from south to north in the northern hemisphere। यहाँ डायरेक्टली सन का रेज यहाँ पे पड़ रहा है और ये लग रहा है कहाँ से जा रहा है, इट इज़ मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो देखो ये पहले टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में था, यहाँ पे तो इधर से इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो कैप्रिकॉर्न से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे गर्मी था, यहाँ पे ठंडी था, ठीक है। तो गर्मी से हमारी तरफ क्या था, हमारी तरफ क्या आ रहा है, अब विंटर से समर आ रहा है। विंटर से समर के बीच में कौन सा सीजन आता है भाई, विंटर से समर के बीच में कौन सा सीजन आता है ना, हमने पास कौन सा सीजन आता है, ऑटम, तो इसीलिए वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है ना। सोल्स्टिस तो नहीं होगा, सॉरी स्प्रिंग सीजन है भाई। मार्च वाले रीजन में स्प्रिंग आता है ना भाई, हमको हमेशा अपने हिसाब से देना है, मतलब जो नॉर्थन हेमिस्फीयर के हिसाब से, तो स्प्रिंग इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, सो इट इज वर्नल इक्विनॉक्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50 है विद रेफरेंस टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वैल्यू टोटल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज कंसिडरेबली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक, देखो भाई ये गलत है बिकॉज देखो जो वर्ड है ना कंसिस्टेंटली जो वर्ड है ये एब्सोल्यूट वर्ड है, यहाँ पे गलत होने के चांसेस है, यहाँ पे गलत ही है भाई, कभी बढ़ा है कभी घटा है यार। काटसा कुछ सेंक्शंस है लगे हैं, मतलब उतना नहीं लगे हैं, बट कभी बढ़ा है कभी घटा है, कोविड इंडिया में कम हो गया, सो इट इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ नॉट कंसिस्टेंटली। देखो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में कंसिस्टेंटली वाले जो स्टेटमेंट आते हैं सब गलत ही होते हैं यार, कंसिस्टेंटली इंक्रीज, कंसिस्टेंटली इंक्रीज, रैपिडली इंक्रीज, ये सब गलत होने के चांसेस, गलत ही है।
इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का जो एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से वो मेनली कहाँ होता है, वियतनाम होता है, सही है। इन द लास्ट 5 year Qatar has been the largest trading partner of India among all West Asian countries. It is incorrect. It is UAE. So it is incorrect. हमसे करेक्ट पूछा करेगा B2 only. So this is all about part 1.